हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर साइंस फिक्शन का एक लेजेंडरी क्लासिक एक्सपीरियंस। और ये एक मॉन्स्टर की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट की ऑब्सेशन, उसके एक्सपेरिमेंट्स और उसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फ्रैंकेनस्टाइन की ये डार्क टेल। स्टोरी में 3 पार्ट होने वाले हैं, जिसमें तो एक नॉर्मली हम बताएंगे कि क्या हो रहा है सीन में, और दूसरा फ्रैंकेनस्टाइन की टेल, और थर्ड क्रिएचर्स टेल। कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है, फर्दर मोस्ट नॉर्थ 1857। एक बर्फीली जगह जहाँ ठंडी हवा चल रही होती है, और जगह में एक शिप फंसा हुआ होता है जिसे नॉर्थ पोल पे जाना था। रात का समय होता है और शिप के कैप्टन को बताया जाता है एक धमाका हुआ है 2 मील की दूरी पर। कैप्टन अपने साथ कुछ सोल्जर्स लेके चलता है। वहाँ पर कुछ कुत्ते होते हैं जो भौंक रहे होते हैं, और उन्हीं के आसपास खून बिखरा हुआ होता है, लेकिन वो खून कुत्ते का नहीं होता है। और थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक चोटिल इंसान मिलता है, और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है उसका पैर भी कटा हुआ है। और उसी समय उन्हें एक दानव की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर कैप्टन उनको जल्दी से शिप में चलने को बोलता है, और वो उस चोटिल इंसान को जल्दी से शिप में ले जाते हैं। और और जैसे ही दानव सामने आता है, कैप्टन अपने सोल्जर को फायरिंग करने को बोलता है, लेकिन फायरिंग का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वो सोल्जर्स को मारते हुए शिप में पहुंच जाता है। उस चोटिल इंसान को देखकर कहता है, मेरा शिकार मेरे हवाले करो। उसी इंजर्ड इंसान को देखकर कहता है, विक्टर। और कैप्टन उसे अपनी राइफल से उसी वक्त मारकर शिप से नीचे गिरा देता है, लेकिन वो फिर से उठता है। और कैप्टन के पास सिर्फ एक ही गोली बची थी उसके राइफल में। कैप्टन अपनी राइफल से बर्फ तोड़ देता है, जिससे वो दानव पानी में बहकर उसके अंदर चला जाता है। हम यहाँ पर उस छोटे इंसान को विक्टर कहेंगे, जो कैप्टन और बाकी सब सोल्जर से कहता है वो वापस आएगा और तुम सबको मारता रहेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं कर देते। और वो मरता नहीं है, ये कोशिश कई बार कर चुका हूँ। कैप्टन पूछता है, ये किस तरह का प्राणी है और किस तरह के सताने से बनाया है? तो विक्टर जवाब देता है, मैंने उसे बनाया है। विक्टर कहता है, कुछ बातें मैं जो बताऊंगा वो असली होंगी और कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ सच है। और विक्टर उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। हमें एक औरत दिखाई जाती है जो विक्टर विक्टर कहकर विक्टर को बुला रही थी, और वो विक्टर की माँ होती है। और विक्टर बताता है उसके फादर एक रॉयल फैमिली से थे, और साथ ही साथ बहुत बड़े सर्जन भी थे। विक्टर हमें बताता है विक्टर के फादर ने उसकी माँ के साथ शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि वो एक शाही घराने से और दहेज लाने वाली थी, और इसी वजह से उसके फादर ने अपनी पुश्तैनी जमीन यानी जनरेशन वेल्थ बचाने के लिए उसके माँ के साथ शादी की। विक्टर बताता है उसके फादर बहुत कम घर आते थे, और घर में सब कुछ उनके इशारों पे नाचता था। देखते हैं विक्टर का एक भाई होने वाला था, और उसके माता पिता रोज झगड़ते रहते थे। उसके फादर सब पर हुक्म चलाते थे। विक्टर के फादर को सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, नाम कमाने से। फिर हम देखते हैं विक्टर के भाई के जन्म के साथ ही उसकी माँ गुजर जाती है। विक्टर की माँ की डेथ सेरेमनी होती है। विक्टर बताता है जिसे वो अपने आप से भी ज़्यादा चाहता था, के साथ के अलावा किसी और का साथ उसको पसंद नहीं था, उसे अपनी ज़िंदगी मानता था। विक्टर अपनी माँ के बिना बहुत अकेला महसूस करने लगा था। विक्टर का छोटा भाई जिसका नाम विलियम फ्रैंकेनस्टाइन था, वो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्यार भरी थी, लेकिन विक्टर अपनी माँ की मौत के बाद उसके सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन एक दिन विक्टर एक सपना देखता है जिसमें वो कहता है ज़िंदगी और मौत पर सिर्फ उसी की हुकूमत होगी। वो अपने पिता से भी आगे निकलेगा और उनसे भी ज़्यादा महान सर्जन बनेगा, और ये सब उसे साफ साफ दिख रहा है। फिर हम कहानी से बाहर आते हैं और हमें उस दानव को देखते हैं जो अपने हाथ से बर्फ़ तोड़कर उस बर्फ़ से बाहर निकलता है, और वो दानव एक बार फिर से खड़ा उठता है। फिर कहानी में वापस लौटते हैं। पीटर बताता है उसके बाद उसके माँ के बगानों में बगावत और उनमें लगी आग ने उसकी सब कुछ जला ख़त्म कर दिया था, यहाँ तक कि उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका छोटा भाई रिश्तेदारों के पास चला गया था, और वो खुद सीखने और वो खुद पढ़ने लिखने के लिए और सीखने के लिए और अपनी कलाकारी दिखाने के लिए चला गया। फिर काफ़ी सालों बाद हम एक विक्टर को एक शाही कॉलेज में देखते हैं, एक रॉयल कॉलेज, जो वहाँ के प्रोफेसरों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिसका प्रेजेंटेशन ज़िंदगी और मौत पे होता है। और वहाँ पे 3 मेन जज होते हैं और बाकी सब भी होते हैं, और उन सब के सामने एक डेड बॉडी, पर्दा हटाकर विक्टर एक डेड बॉडी दिखाता है जिससे इलेक्ट्रिक वायर से करंट पहुंचाया गया था और कई सारे टाकों से उसे जोड़ा गया था। और विक्टर फिर उसे एक बार ऑन करते ही एक की एनर्जी बहने लगती है,
जो ऊपर की तरफ बह रही थी, और उस डेड बॉडी में करंट से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर ऊर्जा बहने लग जाती है, जिसे हम की एनर्जी कहते हैं। वो 3 मेन जज उसके इस एक्सपेरिमेंट को जादूगरी कहने लगते हैं। और फिर विक्टर अदालत में 3 मेन जज में से एक जज से एप्पल लेकर उस डेड बॉडी को देता है, और वो डेड बॉडी उसे कैच कर लेती है और फिर उस डेड बॉडी को छोड़ने को कहता है। तो वो डेड बॉडी उस एप्पल को छोड़ भी देती है। देखकर अदालत में बैठे सब लोग चौंक जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा करने लगते हैं। लेकिन जो 3 मेन जज थे वो उसे रोकने को कहते हैं और झूठ बताते हुए कहते हैं ये अपवित्र है, महापाप है। और ये सुनकर विक्टर उनसे बहस करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी अदालत में एक और आदमी बैठा हुआ था। विक्टर के भाई का पत्र लेकर आया था, जिसका नाम हाइड्रिन हेलेंडर था, और वो उसे बताता है वो उसके छोटे भाई के मंगेतर का चाचा है, जिसका नाम एलिजाबेथ हार्लेंडर है। और फिर उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने लगता है और उसकी थोड़ी तारीफ भी करता है। उसे 3 दिन बाद मिलने को कहता है उससे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बात करने के लिए, जहाँ वो विक्टर के डॉक्यूमेंट्स देखता है जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थे, जिनमें नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल था और बॉडी कंट्रोल करना, यही सब बातें लिखी हुई थी। हार्लेंडर उसे यानी विक्टर को एक बॉडी की वुडन प्लेट दिखाता है, वुडन प्लेट जिसपे आर्टरीज और वेन्स सब कुछ बने हुए थे। जहाँ एक वुडन प्लेट जिसका इन्वेंशन एक महान वैज्ञानिक ने किया था। हार्लेंडर विक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने को कहता है, जिसमें वो उसको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। लेकिन विक्टर उससे कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर विक्टर अपने छोटे भाई और उसकी होने वाली वाइफ से मिलता है। उसके बाद विक्टर अपनी कहानी से बाहर आता है और अपने मुंह से खून फेंकने लगता है। ये देखकर कैप्टन उसके साथ बैठे डॉक्टर से बोलता है उसे जल्दी से दवाई दो, उसे जल्दी से मेडिसिन पिलाओ। ये कहकर कैप्टन बाहर आ जाता है और उसे बताया जाता है कि वॉचमैन ने उसे फिर से देखा है, उस दानव को। और फिर हम उस दानव को देखते हैं जो शिप को देख रहा होता है दूर से और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। में वापस लौटते हैं और विक्टर बताता है वो और उसका छोटा भाई हार्लेंडर के साथ एक सिटी से बाहर वाटर क्लीनिंग गवर्नमेंट में जाते हैं, जहां हार्लेंडर उन्हें ले जाता है और वहां कोई नहीं रहता था। और हार्लेंडर विक्टर को बताते हुए कहता है ये जगह एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए काफ़ी सही जगह है। और हार्लेंडर विक्टर से कहता है तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी सामान की ज़रूरत हो, जो भले ही बहुत कॉस्टली होती है, वो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। यानी उनका इंतज़ाम हार्लेंडर खुद करेगा और हार्लेंडर डेड बॉडीज़ का इंतज़ाम भी करवाता है, सामान जिसे हार्लेंडर के कारीगर बनाएंगे। और इन्हीं सब कामों के बीच विक्टर और विलियम की होने वाली वाइफ एलिजाबेथ के बीच बातें होने लगती हैं और उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। और ऐसे ही दिन बीतते हैं और हम देखते हैं मशीनें भी लगने लगी थी उस लेबोरेटरी में, यानी कि उस लैब में। और जो मशीनें लग रही थी और जो पार्ट्स लग रहे थे उनकी देखभाल विलियम करता है और फाइनेंशियल हेल्प हार्लेंडर करता है। और इसी बीच फ्रैंकेस्टाइन भी अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू करता है। लेकिन हार्लेंडर बताता है अब टाइम बहुत कम बचा है, उसे जल्दी से जल्दी करना होगा ये काम। सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर, यानी सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा था उसके पास ये काम करने को। लेकिन वेक्टर ने इस बारे में सोचा भी नहीं होता कि वो बॉडी कैसा काम करेगी, अभी तक उसे समझ में नहीं आया था। लेकिन एक दिन विक्टर बैटरी को लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर लगाता है और ऐसे ही चीज़ें कर कर उसका एक्सपेरिमेंट अब तैयार था अब काम में लाने को। और हम देखते हैं वार हुई होती है, जहाँ पे उसे काफ़ी सारी इलाजें मिलती हैं जिनसे एक परफेक्ट बॉडी बनाई जा सकती है एक्सपेरिमेंट के लिए। और विक्टर उनमें से ही अब कुछ बॉडीज़ रखने को कहता है जो उसके एक्सपेरिमेंट में यूज़ होंगी। अब विक्टर के पास सब कुछ था, ये वो अपनी एक्सपेरिमेंट जुट जाता है। वैसे ही काफ़ी दिन की मशक्क़त के बाद उसने एक परफेक्ट बॉडी बना ली थी। और फिर मौसम का भी संकेत मिल जाता है, बिजली चमकने लगती है और काफ़ी तेज़ी से बारिश होने लगती है। और विक्टर जब अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा ही रहा होता है, अपनी तैयारी में लगा होता है, लेकिन उसे इसी बीच हार्लेंडर की कैंसर की बीमारी का पता चलता है जो लास्ट स्टेज पे थी। हार्लेंडर को एक फैटल डिजीज़ हुई होती है जिसका क्योर नहीं होता। और तब हार्लेंडर उसे याद दिलाता है वो शर्त जो उसने उस वक्त की थी जब उसने कहा था कि वो उसको फाइनेंशियल हेल्प करेगा और उसके बदले में उसे जो भी चाहिए वो बाद में बताएगा। हार्लेंडर चाहता था जो भी शरीर वो बनाएगा जिसमें वो जान डालने वाला है विक्टर,
उसमें उसकी सोल को डाल दे, यानी हालेंडर की सोल को उस शरीर में डाल दे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं था विक्टर के लिए। जैसे विक्टर उसे इस चीज़ के लिए मना कर देता है और बाद में इस बारे में सोचने को कहता है, लेकिन हालेंडर चाहता था कि वो इस काम को अभी करे। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने एक्सपेरिमेंट की तैयारी करने के लिए चला जाता है और उस पर रॉड लगाने लगता है, लेकिन आखिरी रॉड हालेंडर उसे पकड़ लेता है और इसी छीना झपटी में हालेंडर होता है वो रॉड सहित नीचे गिर जाता है। लेकिन हालेंडर अब नहीं बचा, वो मर चुका था, नीचे गिरने से उसका सर फट चुका था। और फिर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन डिसाइड करता है अपना एक्सपेरिमेंट को शुरू करना, जो कि अब लास्ट स्टेज पे था। और फिर आसमान में एक बहुत बड़ी थंडर लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, जो रॉड पर आती है, डेड बॉडी पर आती है और उस बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन होने लगती है, उसके हार्ट में ब्लड बहने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन घबराकर उस बॉडी को चेक करने लगता है और उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, और थक हार कर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने बेड पर सो जाता है। और थोड़ी देर बाद विक्टर को एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सपना आता है, जिसे देखकर विक्टर उठ जाता है और अचानक से अपने सामने उस डेड बॉडी को खड़ा देखता है। विक्टर पहले तो उसे देखकर डरने लगता है और विंडोज़ ओपन करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके और उस बॉडी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और उसकी मुंह से उसके और उस क्रिएचर के मुंह से कपड़ा हटाकर उसे कुछ कहने को कहता है। और फिर विक्टर उसे अपना नाम बताता है, विक्टर कहकर, और थोड़ी देर बाद उसे नीचे तहखाने में ले जाता है और वहाँ जंजीरों से बांधकर जाने लगता है। और उस क्रिएचर के लिए सब नया था, हर चीज़ उसके लिए नई थी। विक्टर उसकी हर चीज़ से पहचान कराता है। हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन विक्टर उसमें कोई नया नहीं दिखता। लेकिन विक्टर की नज़र हटते ही थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर रेजर से अपना हाथ काट देता है, लेकिन विक्टर देखता है उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते थे, कुछ ही सेकंड में। लेकिन वो कुछ नया बोलना नहीं सीख रहा था सिवाय विक्टर शब्द के, और विक्टर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। विलियम और एलिजाबेथ भी वहाँ आ जाते हैं, विक्टर उनको अपने साथ ऊपर ले जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उनके साथ ऊपर जाने के बजाय कहीं से उसको आवाज़ आने लगती है और एलिजाबेथ उसी तहखाने में पहुँच जाती है जहाँ वो उस क्रिएचर को देखती है और उस क्रिएचर के पास जाकर उसे टच करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को छूने लगते हैं, और जिसे छूकर एलिजाबेथ उसके शरीर पर घाव देखती है। और फिर एलिजाबेथ ऊपर आकर उन्हें कहती है और विक्टर से उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगती है। और फिर विक्टर उन दोनों को नीचे तहखाने में ले जाता है, लेकिन विक्टर का बर्ताव उस क्रिएचर की तरफ काफ़ी ज़्यादा कैजुअली था, के बारे में बताते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगता है काफ़ी ज़ोर से। क्रिएचर को गुस्सा आता है और उसे दर्द होता है। क्रिएचर एलिजाबेथ के साथ काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने लगता है, जो शायद विक्टर को पसंद नहीं आता। विलियम और विक्टर ऊपर कमरे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और इसी बीच एलिजाबेथ कमरे से नीचे उस तहखाने में जाती है उस क्रिएचर्स को देखने के लिए, जहाँ वो क्रिएचर पानी में पत्थर डालकर उस पानी को बहते हुए देख रहा था। एलिजाबेथ उससे बात करती है और उसे कुछ बोलने को कहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि एलिजाबेथ अपना नाम बताकर उसे एलिजाबेथ बोलने को कहती है। एलिजाबेथ बाहर चली जाती है, लेकिन वहाँ विक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है और विक्टर उसे उस क्रिएचर से दूर रहने को कहता है, और उन दोनों के बीच इसी चीज़ को लेकर बहस होने लगती है। एलिजाबेथ विक्टर को ना समझ और उस क्रिएचर को ज़्यादा समझदार बताती है। उसके बाद विक्टर क्रिएचर के तहखाने में जाता है और उसे रॉड से बांधकर उसे खड़े उठने को कहता है, लेकिन पैरों में जंजीरें बने होने के कारण और हाथों में रॉड लगने के कारण वो क्रिएचर ढंग से उठ नहीं पा रहा था। और वे ये कहकर विक्टर उसे मारने लगता है, जिससे उस क्रिएचर को दर्द होने लगता है। विक्टर उसे बार बार मार के उसे ढंग से बैठने को कहता है, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे बहुत दर्द होने लगता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और विक्टर से हाथ से रॉड छीनकर उसे मोड़ देता है। और फिर गुस्से में जोर जोर से विक्टर चलाने लगता है। विक्टर वहाँ से भाग जाता है और फिर हम देखते हैं विक्टर विलियम को हालेंडर की लाश दिखाकर कहता है इसे उस क्रिएचर ने मारा है। एलिजाबेथ को बताने को कहता है, और फिर विक्टर कहता है कल तुम एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाना, और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। और दूसरे ही दिन विलियम एलिजाबेथ को बग्गी में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। वहाँ से विलियम और एलिजाबेथ के निकलने के बाद ही विक्टर उस कारखाने में गिराने लगता है, उस कारखाने को आग लगाने के लिए, जिससे वहाँ इस चीज़ का कोई भी सबूत ना बचे, और वहाँ उस क्रिएचर को भी बांधा हुआ होता है नीचे तहखाने में। फिर हम विलियम और एलिजाबेथ को देखते हैं, जिसे आधे रास्ते में घबराहट होने लगती है और एलिजाबेथ बग्गी वापस घुमाने को कहती है, और एलिजाबेथ समझ जाती है पहले ही कि विक्टर उसे मार देगा, और ये बात वो विलियम को बताती है।
और फिर इधर हम विक्टर को देखते हैं जिसने पूरे पूरे कारखाने में तेल छिड़क दिया था। फिर उसके बाद विक्टर उस कारखाने में आग लगा देता है, और लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर विक्टर विक्टर चलाने लगता है और फिर विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। ये सुनकर विक्टर फिर से अंदर जाने लगता है और उसे होश आता है कि उस क्रिएचर को उसे बचाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही विक्टर कारखाने का दरवाजा खोलता है, लेकिन आग उसे बहुत ज़्यादा पीछे धकेल देती है और एक पत्थर पे यानी एक पिलर पे जाकर घिसटते हुए टकराता है और उसके बाद उसका पैर टूट जाता है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, यहाँ तक कि वो खड़ा भी नहीं उठ पा रहा था और उसकी आधी टांग पूरी तरीके से टूट जाती है और वो कारखाने में ब्लास्ट होते हुए देखता है। और उसी वक्त एलिजाबेथ और विलियम भी वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। विक्टर कहानी से बाहर आता है और कैप्टन को बाहर से आवाज़ आने लगती है, और ये सुनकर कैप्टन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसे वो क्रिएचर उसका गला पकड़कर उसे मारने वाला ही था। लेकिन विक्टर को कहता है उस क्रिएचर को, और विक्टर उस क्रिएचर से कहता है मुझे ले जाओ, और कैप्टन उस क्रिएचर से कहता है हैवान मार दे हमें, हम दोनों को मार दे, दिखा दे तेरे मालिक की कहानी सच है। और ये सुनकर क्रिएचर कहता है मेरे इस मालिक ने तो अपनी कहानी सुना दी, अब तुम मेरी कहानी सुनो। तो गाइस अब इसके बाद शुरू सेकंड पार्ट शुरू होता है, द क्रिएचर्स टेल। कहानी में वापस लौटते हैं। खंडर में आग लगी होती है। आग लगने के बाद वो क्रिएचर विक्टर विक्टर कहता रहता है और फिर समझ जाता है कि वहाँ वो अकेला है। वो क्रिएचर उस रॉड को तोड़कर पैर से बनी जंजीरों को दीवार पे मारकर तोड़ता है और उसके सामने की सुरंग में जहाँ से पानी बहकर नदी में जा रहा था, उससे निकलकर सीधा नदी में कूद जाता है। उस समय बाद हम क्रिएचर को देखते हैं जिसे होश आता है और जो नदी के किनारे होता है और वहाँ से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे एक कपड़ा मिलता है जिसे अपने शरीर पर ओढ़ लेता है। और फिर उस क्रिएचर को कुछ ही दूरी पर एक जानवर बारहसिंगा दिखता है और फिर वो पौधों से फल तोड़कर उस जानवर को खिलाता है, खुद भी खाने लगता है। लेकिन उसी वक्त अचानक से उस बारहसिंगा पे कुछ लोग फायर कर देते हैं और फायर कर कर उसे मार देते हैं। और फिर वो लोग उस क्रिएचर को भी देखते हैं जिसे जिसे फायर करके उसे भी 2 गोली मारते हैं, लेकिन वो क्रिएचर को कुछ नहीं होता है और वहाँ से भागने लगता है। और कुछ ही दूरी पर उसके जख्म भर जाते हैं और फिर उसे ठंड लगने लगती है और वो चलते चलते एक लकड़ी के घर में चला जाता है और उस लकड़ी के घर के आटे के मिल में एक कोने में जाकर छुप जाता है और सो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुकती है और वही लोग जिन्होंने फायरिंग की थी वो वहाँ पहुँचते हैं और वो लोग उसी क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे और वो क्रिएचर उन्हें चुपके से देखने लगता है। वो क्रिएचर उन्हें चुपचाप से दूसरे रूम से सुनने लगता है जिनमें एक अंधा बूढ़ा व्यक्ति भी था। और फिर क्रिएचर बताता है उस बूढ़े आदमी ने बदल दिया मुझे, वो देख नहीं सकता था लेकिन उनकी आंखों में एक नूर था। और ऐसे ही वो क्रिएचर उस बूढ़े व्यक्ति और उस बच्ची की बात सुनने लगता है और उनसे सीखने लगता है। वो क्रिएचर उन्हें उस बूढ़े और छोटी बच्ची को जंगल के बीच फूलों के साथ चुपके से देखने लगता है एक पेड़ के पीछे से, और उनको बातें करते देख उसे समझ आता है इंसान शब्दों के द्वारा एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे के एहसास समझते हैं। वो क्रिएचर अक्सर उस बुजुर्ग और उस छोटी बच्ची को बातें करते सुनता देखता था और ऐसे ही वो और नए शब्द सीखने लगता है। वो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन वो क्रिएचर सोचता है कि वो इस परिवार के लिए क्या कर सकता है। फिर वो एक दिन इस परिवार के लिए बहुत सारी लकड़ियां का ढेर लाता है और इसे देखकर वो छोटी बच्ची और उसकी माँ और वो बाकी सब खुश हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता ये किसने किया, इसलिए वो उसे जंगल की पवित्र आत्मा कहते हैं। वो क्रिएचर उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता था और बदले में वो परिवार अक्सर उसको कपड़े, खाना और कुछ ना कुछ देते रहते थे। और धीरे धीरे करके वो क्रिएचर उनके साथ में सुकून महसूस करने लगता है। वो क्रिएचर चुपके से आटे की मिल के कमरे से उस बच्ची की कहानियाँ सुनता था जो उस बुजुर्ग को सुनाती थी। एक दिन बाकी सब शहर चले जाते हैं और भेड़ों को मारने चले जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा अंधा व्यक्ति नहीं चाहता। वो क्रिएचर बार बार सोचने लगता है कि उस बुजुर्ग के सामने कैसे जाएगा। अगर वो बुजुर्ग के सामने जाएगा तो वो बुजुर्ग उससे डरेगा या उसका स्वागत करेगा। लेकिन एक दिन वो क्रिएचर हिम्मत करके उस बुजुर्ग के कमरे में चला जाता है। बुजुर्ग को बताता है कि वो एक सफ़र करके आया है, तो वो बुजुर्ग उसे मुसाफिर कहकर और वो बुजुर्ग उसे कुछ वाइन और खाना ऑफर करता है, लेकिन उस क्रिएचर के हाथ से वाइन की बोतल गिर जाती है जिससे वो क्रिएचर डरने लगता है। वो बुजुर्ग समझ जाता है कि वो क्रिएचर वही पवित्र आत्मा है जो मिल में छुपा हुआ था काफ़ी टाइम से। वो बुजुर्ग अपने साथ रहने को और खाना खाने को कहता है और ऐसे ही वो क्रिएचर की कहानी पढ़ता है वहाँ पर रखी है किताब में, जो होती है एक एडम और ईव की कहानी।
और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारी कहानियां पढ़ने लगता है। मौसम बदलते रहते हैं। एक नया मौसम आ चुका था जिसमें स्नोफॉल होने लगती है। अब सिर्फ एक और किताब बची थी। यही किताब पढ़ते पढ़ते वो क्रिएचर उस बुजुर्ग से कहता है, मुझे जानना है आखिर मैं हूँ कौन। बुजुर्ग कहता है, माफ करना और भूल जाना यही समझदारी की निशानियां हैं। क्रिएचर कहता है, मुझे याद है सिर्फ एक अकेला शब्द, विक्टर। बुजुर्ग क्रिएचर से कहता है, उस विक्टर नाम के आदमी को ढूंढने को कहता है। उसके बाद वो क्रिएचर फिर से उसी बिल्डिंग में यानी उसी कारखाने में जाता है जहाँ उसे बनाया गया था। जहाँ जाकर और वहाँ की चीज़ें देखकर उसे समझ में आता है कि वो कुछ था ही नहीं, वो इंसानियत से कोसों दूर था। फिर वो क्रिएचर हार्लैंडर की खींची हुई तस्वीरें देखता है और विक्टर की डॉक्यूमेंट्री देखता है जो मौत और जीवन पे बेस्ड थी। और उसके कुछ पेजेस देखते ही और लास्ट में विक्टर के लेटर्स को देखता है जो विलियम लेकर आया था। इससे उसे विक्टर का घर का पता चलता है जहाँ वो रहता था। और फिर वो क्रिएचर वापस उसी जगह में उस बुजुर्ग के पास वो आता है जहाँ गेट से वो कुछ भेड़ियों को देखता है। और फिर उन्हें देखकर दौड़कर अंदर जाने लगता है। और फिर कुछ भेड़िए उस पर हमला करने को आते हैं लेकिन वो कुछ भेड़ियों को मारकर सारे भेड़ियों को भगा देता है। और फिर वो उस बुजुर्ग को देखता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और वो क्रिएचर उस बुजुर्ग से कहता है, मुझे पता चल गया मैं कौन हूँ। पता चल गया, मैं एक लावारिश इलास हूँ जिसे कई सारे इलासों के टुकड़ों से मिलकर बनाया गया, एक हैवान। फिर बुजुर्ग कहता है, तुम मेरे लिए हैवान नहीं, तुम मेरे लिए एक अच्छे इंसान और मेरे अजीज दोस्त हो। और ये कहकर वो बूढ़ा बुजुर्ग वहीं पर मर जाता है। उसी वक्त उस बुजुर्ग के बेटे और भाई वहां पहुंचते हैं जो क्रिएचर को देखते हैं और उन्हें लगता है कि उसके पिता को उस क्रिएचर नहीं मारा है। उन तीनों में से एक उस क्रिएचर पर हमला करने जाता है लेकिन उस क्रिएचर को बहुत दर्द होने लगता है और क्रिएचर उस आदमी को वहीं पर मार देता है। और लेकिन उसको देखकर बाकी दो भी डर जाते हैं और क्रिएचर वहां से जाने लगता है। लेकिन गेट पर वो दोनों अपनी बंदूक से फायरिंग करके उस क्रिएचर को बहुत बुरी तरीके से घायल करके गिरा देते हैं और उन्हें लगता है कि वो क्रिएचर मर गया। लेकिन फिर काफी टाइम बाद वो क्रिएचर फिर से उठता है और विक्टर को ढूंढने के लिए विक्टर के घर की तरफ निकल जाता है। फिर हमें विक्टर का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और विक्टर एक बुरे सपने से सो के उठता है। फिर विलियम आता है विक्टर के कमरे में जो हवेली बेचने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि आज विलियम और एलिजाबेथ की शादी थी और विलियम काफी जोर शोर से शादी की तैयारी करने पे लग जाता है। और फिर विक्टर एलिजाबेथ के कमरे में जाता है लेकिन उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और इसी बहस में एलिजाबेथ विक्टर को थप्पड़ मारकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। और फिर विक्टर अपने कमरे में आता है लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई आया था और फिर विक्टर समझ जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर वो क्रिएचर बाहर निकलता है और उसे देखकर विक्टर कहता है, तुम इतने समझदार हो गए कि तुमने मेरा घर भी ढूंढ लिया। क्रिएचर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक साथी बनाओ। फिर विक्टर कहता है, यानी एक और हैवान। क्रिएचर कहता है, मैं सोचता हूँ महसूस करता हूँ, मेरी एक गुजारिश है मेरे मालिक, मेरा जैसा एक और हमसफर बनाओ। विक्टर कहता है, उसके बाद तुम दोनों क्या शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, एक घर और एक कब्र बनाओगे, फिर क्या हैवानों की नस्ल हर जगह फैल जाएगी, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। विक्टर गुस्से से कहता है, चले जाओ यहाँ से, तुम जैसे फिर कभी नहीं बनाऊंगा। और फिर वो क्रिएचर भी गुस्से में कहता है, मतलब आज भी तुम्हारी ही मर्जी चलेगी, तुम्हारी खुदगर्जी के कारण मेरा जन्म हुआ और तुम्हारी ये खुदगर्जी मुझे गुनहगार बना रही है। और ये सब कहकर उसे यानी विक्टर को मारने लगता है। लड़ाई की और चीजें टूटने की आवाज सुनकर एलिजाबेथ कमरे में आती है और उस क्रिएचर को गले से लगा लेती है। एलिजाबेथ का प्यार उस क्रिएचर के लिए एक तरफ था। इसी वक्त उस क्रिएचर को मारने के लिए विक्टर बंदूक से फायरिंग करता है लेकिन एलिजाबेथ बीच में आ जाती है जिससे वो गोली एलिजाबेथ पे लग जाती है। इसी वक्त विलियम और विलियम के साथी वहां पर पहुंचते हैं और विक्टर विलियम से कहता है, इस क्रिएचर ने एलिजाबेथ पे हमला किया और उसे घायल कर दिया। ये सुनकर विलियम और उसके साथी एलिजाबेथ को लेने जाते हैं लेकिन वो क्रिएचर बीच में आ जाता है और विलियम को पकड़कर एक पिलर पे दे मारता है जिससे विलियम का सर लग जाता है और उस सर से खून बहने लगता है और वो क्रिएचर बाकी सबको भी एलिजाबेथ से दूर फेंकता है। एलिजाबेथ को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब विक्टर विलियम से कहता है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो विलियम कहता है, किससे? खुद से। मैं डरता हूँ आपसे विक्टर, हमेशा से आपसे, आपके पागलपन से डरता रहा, आपकी इस आग से जिसने सब जला दिया। असली हैवान तो आप हैं। और ये कहकर विलियम वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। फिर विक्टर गुस्से में अपनी बंदूक लोड करता है और उस क्रिएचर को मारने के लिए निकल जाता है। इधर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो अपने साथ एलिजाबेथ को एक गुफा में ले जाता है और उसको एक पत्थर पर लेटा देता है। इस वक्त एलिजाबेथ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उस क्रिएचर से कहने लगती है, तुम्हें देखते हुए मेरी जान निकल जाए, इससे बेहतर हो क्या होगा मेरे लिए। और यही कहकर वो मर जाती है। और थोड़ी देर बाद वहां विक्टर आता है। वो खून का पीछा करते हुए आया था और वो एलिजाबेथ को मरा हुआ देखता है और उसके बाद वो क्रिएचर पीछे से आता है और फिर विक्टर पे हमला करके उसकी नाक तोड़ देता है। फिर वहां से जाने लगता है
और उस गुफा से बाहर निकल कर आगे चले जाता है। और फिर उसका पीछा करते करते विक्टर भी गुफा से बाहर निकल जाता है और उसका पीछा करने लगता है। और उसका पीछा करते करते कहीं जंगल पार करता है, पर्वत पार करता है, कहीं बर्फीले सरहदें पार करता है, यहाँ तक कि आगे जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ तक विक्टर उसका पीछा करते हुए जाता है। अब सिर्फ विक्टर और वो क्रिएचर के सिवा कोई और नहीं था। और फिर से वो क्रिएचर विक्टर को दिखाई देता है और विक्टर अपने टेंट में जाकर अपनी बंदूक लोड करने लगता है। उस बर्फ में वो क्रिएचर विक्टर के टेंट के सामने आता है और विक्टर उस पर फायरिंग करने लगता है टेंट के अंदर से। और फिर वो क्रिएचर दूसरी तरफ से आकर विक्टर की टांग पकड़कर उसे खींच ले जाता है और उसे घसीट कर उसके टेंट से बाहर ले जाता है। लेकिन विक्टर अपने साथ डायनामाइट भी ले आया था उस क्रिएचर को मारने के लिए। और विक्टर अपना डायनामाइट निकालता है और वो क्रिएचर गुस्से से उस डायनामाइट को छीन लेता है, जलाने को कहता है। और क्रिएचर विक्टर से कहता है, विक्टर तुम तभी सुनते हो जब मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ। और विक्टर को डायनामाइट जलाने को कहता है और कहता है, और अगर तुम नाकाम हुए तो मैं तुम्हें फिर से मिटाने के लिए आऊँगा। और विक्टर डायनामाइट जला देता है और फिर वो विक्टर को भागने को कहता है। विक्टर के थोड़ी ही दूरी पर भागते ही वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर होने के कारण विक्टर को भी काफ़ी चोट आती है और उस क्रिएचर की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी। लेकिन फिर से वो रिकवर होने लगता है, उसका हर एक बॉडी पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है। और फिर हम उन्हीं सोल्जर्स को देखते हैं कैप्टन के साथ खड़े होकर शिप में कैप्टन को बताते हैं कि कुछ ही दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ है। और ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी जहाँ पर कैप्टन को विक्टर मिला था। और यहीं पर ये पार्ट द क्रिएचर्स टेल खत्म होता है और कहानी से बाहर आकर हमें फिर से शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। क्रिएचर विक्टर से कहता है, सारे दुआ आजमा लिए, न चोट देने लायक बचे न झेलने लायक। दर्द तो होगा, तड़पूंगा भी, लेकिन कभी न ख़त्म होने वाला ये दर्द, उसका क्या। फिर विक्टर उससे माफ़ी मांगने लगता है और विक्टर को एहसास होता है कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया। क्रिएचर विक्टर से कहता है, मालिक तुम मिट जाओगे, सब खत्म हो जाएगा, मेरा जन्म, मेरी तकलीफ़ें, तुम्हारा नुकसान, लेकिन मुझे छुटकारा भी नहीं मिलेगा। जो उम्मीद थी, जो गुस्सा था, सब खत्म। और ऐसा कहकर वो क्रिएचर रोने लगता है। फिर उस क्रिएचर से कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, और उसे जीने के लिए कहता है और उसे अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करने को कहता है। और फिर विक्टर उससे कहता है, एक बार तेरे मुंह से फिर से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, जैसे तुमने शुरुआत में लिया था। गाइस ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद कैप्टन उस क्रिएचर को लेकर बाहर आ जाता है और कैप्टन बाकी सबको चुप कराता है। फिर वो क्रिएचर शिप से उतर कर जाता है और एक बार पीछे मुड़कर कैप्टन को और उसके सोल्जर्स को देखता है। और उसके बाद उनकी शिप जो बर्फ़ में फंसी होती है उसे धक्का देकर उसे पानी की ओर धकेल देता है। और इससे देखकर सारे सोल्जर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जाते वक्त कैप्टन उसे देखता रहता है और वो क्रिएचर भी शिप को देखता है और फिर वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है कि बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।